अब देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। हमने देखा था कंसिडरेशन की डेफिनेशन में साफ साफ क्लियरली लिखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी गई थी। कंसिडरेशन पास्ट में भी दी जा सकती है, प्रेजेंट में भी दी जा सकती है और फ्यूचर में भी दी जा सकती है। तो अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में किस तरीके से दी जा सकती है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कंसिडरेशन की। पास्ट कंसिडरेशन क्या होती है? अगर पास्ट कंसिडरेशन की मैं बात करूं, वेयर द प्रोमिसर हैज रिसीव्ड द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। तो यहाँ पर प्रोमिसर जो है डेट ऑफ प्रॉमिस से पहले कंसिडरेशन रिसीव करेगा, यानी प्रॉमिस बाद में करा जाएगा और कंसिडरेशन पहले रिसीव करी जाएगी। देखो, प्रोमिसर जो है वो प्रॉमिस करता है और प्रॉमिसी जो है कंसिडरेशन देता है। तो पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, प्रॉमिसी पहले कंसिडरेशन देता है, उसके बाद जो है प्रोमिसर प्रॉमिस करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स रिक्वेस्ट वाई टू सर्च आउट हिज लॉस्ट काउ। तो एक्स की गाय गुम हो गई, तो एक्स ने वाई से रिक्वेस्ट करी कि मेरी गाय ढूंढ के लेके आ जाओ। वाई सर्च आउट एंड डिलीवर द काउ टू एक्स। तो वाई जो है एक्स की गाय ढूंढ के लेके आ गया और एक्स को दे दी। देयर आफ्टर एक्स प्रोमिसेस टू पे ₹5,000 एज अ रिवॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ, एक्स ने प्रॉमिस कर दिया वाई को कि मैं तुम्हें ₹5,000 एज अ रिवॉर्ड दूंगा क्योंकि तुम मेरी गाय ढूंढ के लेके आए हो। ये प्रॉमिस किसके बदले में किया गया है? ये प्रॉमिस किया गया है वाई के गाय ढूंढ के लाने के बदले में। वाई अपनी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही दे चुका है एक्स को, यानी प्रॉमिस ही अपनी तरफ से कंसिडरेशन पहले ही दे चुका है। उसके बाद प्रॉमिसर जो है यानी एक्स प्रॉमिस कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉमिस बाद में आया, कंसिडरेशन पहले दी गई प्रॉमिसी की तरफ से। तो जो कंसिडरेशन प्रॉमिसी की तरफ से दी जाती है प्रॉमिस से पहले, उसी को हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन। द एफर्ट टू वाई एट द रिक्वेस्ट ऑफ एक्स कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड पास्ट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस बाय एक्स टू पे ₹5,000 टू वाई। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जो एफर्ट लगाया गया वाई की तरफ से वो एक्स की रिक्वेस्ट पर लगाया गया था, यानी एक्स की डिजायर पर वाई एक्स की गाय ढूंढ कर लेके आया है। प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी ने कोई काम किया है। मैंने आपको पहले भी बताया प्रॉमिसर की डिजायर बहुत जरूरी होती है कंसिडरेशन के अंदर। तो यहाँ पर एक्स की डिजायर थी पहले, उसके बाद ही वाई जो है गाय ढूंढ के लेके आया था, तो इसीलिए ये एक वैलिड पास्ट कंसिडरेशन मानी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पर एक्स की गाय गुम हो गई और वाई जो है अपनी मर्जी से एक्स की गाय ढूंढ के ले आता, तो वहां पर ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाती, क्योंकि यहाँ पर वाई जो गाय ढूंढ के लेके आया होता वो एक्स की डिजायर पर नहीं लाया होता। हमें हमेशा से पता है कि प्रॉमिसर की डिजायर बहुत जरूरी होती है किसी भी कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए। तो अगर कोई भी प्रॉमिसी वॉलंटरी पास्ट कंसिडरेशन देता है यानी वॉलंटरी पास्ट सर्विस देता है, तो उसको हम एक पास्ट वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, कैन नॉट बी सेट टू द पास्ट कंसिडरेशन। तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस को हम पास्ट कंसिडरेशन नहीं मानते। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन की। आखिर प्रेजेंट कंसिडरेशन होता क्या है? व्हेन द प्रॉमिसर रिसीव द कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली विद हिज प्रॉमिस। जब प्रॉमिसर जो है कंसिडरेशन रिसीव करता है अपने प्रॉमिस के साथ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर प्रॉमिसर प्रॉमिस करेगा प्रॉमिसी को और वहां से प्रॉमिसी कंसिडरेशन देगा प्रॉमिसर को। तो दोनों ही इकट्ठे काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रॉमिस जा रहा है, वहां से कंसिडरेशन आ रहा है। ऐसा कब होता है? एग्जांपल देखते हैं, कैश सेल। आप जाते हो जनरली शॉप में, तो वहां पर जो है शॉपकीपर आपको सामान देता है, यानी सेलर जो है गुड्स की डिलीवरी करता है और बायर जो है गुड्स की पेमेंट करता है। कैश सेल एकदम बढ़िया एग्जांपल है हमारी प्रेजेंट कंसिडरेशन का, जहां पर दोनों पार्टीज एक साथ अपने काम को करती है। तो प्रेजेंट कंसिडरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा हमारे चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते थे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर लेती थी। उसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन का मतलब क्या हो रहा है, दोनों ही पार्टीज एक साथ अपने काम को कंप्लीट कर ले रही हैं, यानी प्रॉमिसर प्रॉमिस भी कर दे रहा है और प्रॉमिसी उसके बदले में कंसिडरेशन भी दे दे रहा है। दोनों ही काम इकट्ठे हो रहा है। इसीलिए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के बाद जो कंसिडरेशन मिलती है उसको हम एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर कंसिडरेशन की। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है? वेयर द प्रॉमिसर हैज टू रिसीव कंसिडरेशन इन फ्यूचर फॉर हिज प्रॉमिस। अब यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव होगी प्रॉमिसर को फ्यूचर में, अपने प्रॉमिस के बदले जो कंसिडरेशन रिसीव होगी प्रॉमिसर को वो फ्यूचर में रिसीव होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्यूचर कंसिडरेशन। एग्जांपल देखते हैं, A promised to B to deliver him 100 bags of wheat at a future date. B promised to pay for it on delivery. तो यहाँ पर A ने प्रॉमिस किया B को कि वो 100 बैग्स ऑफ व्हीट जो है डिलीवर कर देगा एक फ्यूचर डेट पे। उसी तरीके से B ने भी प्रॉमिस कर दिया कि जब व्हीट की डिलीवरी होगी उसी टाइम पर वो पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर A को कंसिडरेशन कब मिलेगा? A को कंसिडरेशन मिलेगा फ्यूचर में। A जब गुड्स की डिलीवरी करेगा उसी टाइम पर उसको कंसिडरेशन मिलेगा। गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में होगी, इसलिए कंसिडरेशन रिसीव भी फ्यूचर में होगा। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज जो है अपना काम फ्यूचर डेट पे कर रही है। तो इससे आपको याद आया होगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट था बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। यहाँ पर दोनों ही पार्टीज फ्यूचर डेट पे अपने ऑब्लिगेशंस को यानी अपने काम को परफॉर्म करेंगी। इसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए जो है गुड्स की डिलीवरी कर देता है
आज ही, जबकि बी प्रॉमिस करता है कि मैं एक हफ्ते बाद पेमेंट करूंगा। तो यहाँ पर एक पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया और दूसरी पार्टी ने फ्यूचर डेट में करने के लिए कहा है, यानी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरी पार्टी का बाकी अभी। ये होता है आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें भी ए को पेमेंट कब रिसीव होगी, एक हफ्ते बाद यानी फ्यूचर डेट पे, तो ए को कंसिडरेशन मिलेगा फ्यूचर में। तो यहां पर भी जो कंसिडरेशन मिलेगी वो फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाएगी। देखो हमने दो एग्जांपल देख लिए फ्यूचर कंसिडरेशन के, एक यूनिलेटरल एक बायलेटरल। यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों ही पार्ट थे हमारे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसीलिए जो फ्यूचर कंसिडरेशन होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो हमने देख लिया अपना पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन, तीनों ही देख लिया हमने। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी लॉफुल। सिर्फ कंसिडरेशन होना ही काफी नहीं है, वो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। अब लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है, लॉ कहता है कि आपकी हर चीज लॉफुल है, सिर्फ कुछ चीजें अनलॉफुल होती हैं। वो अनलॉफुल क्या होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। सेक्शन 23 ने बता रखा है कि आखिर कौन कौन सी कंसिडरेशन अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएंगी। अगर आपकी कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी लॉ ने ये चीजें बैन कर रखी हैं या फिर जो है लॉ तोड़ रही हैं, जैसे कि सप्लाई ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स सप्लाई करना बैन है और अनलॉफुल भी है, थेफ्ट चोरी करना, सुसाइड एक्सेट्रा, तो ये सब फॉरबिडन बाय लॉ है। उसी तरीके से डिफीट प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, अगर आप किसी अदर लॉ के प्रोविजन को तोड़ते हो तो वो भी अनलॉफुल कहलाएगा, जैसे कि परचेज गुड्स विदाउट बिल। सी है हमारा फ्रॉडुलेंट, अगर आप किसी के साथ फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी उससे मिलने वाली कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगी। उसी तरीके से इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो या किसी पर्सन को नुकसान पहुंचाते हो तो वो भी आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन में आएगा। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है, यानी अगर किसी ने कोई चीज कॉपीराइट करवा रखी है और आप बिना उसकी परमिशन के उस चीज का इस्तेमाल करते हो तो उसको कहते हैं हम कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। जैसे कि आप किसी का म्यूजिक इस्तेमाल कर लो बिना परमिशन के, तो ये सब जो है कॉपीराइट वॉयलेशन में आ जाते हैं। लास्ट है हमारा इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जैसे कि आप किसी को रिश्वत देते हो गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, तो आप इन 5 में से किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली कंसिडरेशन आपकी अनलॉफुल कंसिडरेशन कहलाएगी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो आपका कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है वो एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। एग्जांपल देखते हैं, एबीसी लिमिटेड प्रॉमिसेस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन अ गवर्नमेंट बैंक अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ₹50,000 इज वॉइड एज अ प्रॉमिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर जो ₹50,000 की पेमेंट करी जा रही है गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन आपका एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंट टू प्रॉमिस हो, कि वो प्रॉमिस के इक्वल ही हो। आपका कंसिडरेशन इनएडिक्वेट भी होगा तो भी चल जाएगा, सिर्फ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कितना होता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को अपने 1 लाख का फोन 10,000 में भी बेच देते हो तो वो कंसिडरेशन भी बिल्कुल वैलिड कंसिडरेशन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी अपनी मर्जी, आपका फोन था, आपने फोन दिया, सामने वाली पार्टी ने आपको पैसे दिए, कितने पैसे दिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों की तरफ से कंसिडरेशन जाना चाहिए। तो कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ना हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स प्रॉमिसेस टू सेल अ हाउस वर्थ ₹60,000 फॉर ₹10,000 ओनली। तो एक्स जो है प्रॉमिस करता है कि वो अपने 60 लाख का घर 10 लाख में दे देगा, उसकी अपनी मर्जी, वो 10 लाख में दे, 5 लाख में दे, वो जितने में देना चाहे। यहाँ पर कंसिडरेशन तो मौजूद है, कंसिडरेशन कितनी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। द एडिक्वेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर ट्रांजैक्शन वॉइड। तो यहाँ पर एडिक्वेसी ऑफ प्राइस जो है वो ट्रांजैक्शन को वॉइड नहीं कर सकती। कब तक नहीं कर सकती, अनलेस द पार्टी प्लीड दैट द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस अंडर विदाउट फ्री कंसेंट। तब तक आपकी कंसिडरेशन एकदम वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, जब तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एग्रीमेंट में से जोर जबरदस्ती से करवाया जा रहा है, यानी इस एग्रीमेंट को करने में मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, अब आप किसी के सर पे बंदूक रखो और बोलो कि मुझे अपना 1 करोड़ का घर जो है 10 लाख में दे दे, साइन कर इन पेपर्स पे, तो आप किसी के सर पे बंदूक रख के भी जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो। तो अगर किसी पार्टी ने ये कह दिया कि ये जो मैंने ट्रांजेक्शन करी है ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं हुई है, इसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे से जोर जबरदस्ती करी गई है, तो वहां पर आपकी कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। बाकी अगर किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आती तो आप कितने के भी कॉन्ट्रैक्ट करो, कितने का भी कंसिडरेशन करो, आपका कंसिडरेशन पूरा वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। आप चाहे 50 लाख की चीज 10 लाख में बेचो, 5 लाख में बेचो, 10,000 रुपए में बेचो, आपकी अपनी मर्जी। तो सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कैन बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू नो वेदर कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्री और नॉट। तो यहाँ पर सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 कहता है अगर आपकी कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है तो प्रोमिसर की कंसेंट यहां पर चेक हो सकती है कि प्रोमिसर की कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी। तो कंसिडरेशन आपकी इनएडिक्वेट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन आपकी रियल होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। रियल कंसिडरेशन इज वन विच इज नॉट फिजिकली और लीगली इम्पॉसिबल। तो रियल कंसिडरेशन वो कंसिडरेशन होती है जो फिजिकली और लीगली पॉसिबल हो। एग्जांपल देख लेते हैं, अ मैन प्रॉमिसेस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। तो इस तरीके की अनरियलिस्टिक कंसिडरेशन आप नहीं करोगे। ब्रिंगिंग द डेड मैन टू अलाइव अगेन, इस तरीके की कोई बातें नहीं करोगे, इल्यूजरी बातें। These transactions said to be void as it is illusory। तो इस तरीके के एग्रीमेंट से मिली हुई कंसिडरेशन आपकी void कंसिडरेशन मानी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटी। आपके एग्जिस्टिंग ड्यूटीज को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। एग्जिस्टिंग ड्यूटीज क्या होती है? द टर्म एग्जिस्टिंग ड्यूटीज इंक्लूड्स लीगल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मतलब कोई आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज है। एग्जिस्टिंग ड्यूटीज क्या होती है? लीगल ऑब्लिगेशन हो गया आपका या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया। कोई आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको लीगली ये काम करना ही करना है, कॉन्ट्रेक्चुअली ये काम करना ही करना है। तो अगर आप वो काम कर भी देते हो तो आप ये नहीं कह सकते ये मैंने सामने वाली पार्टी को कंसिडरेशन दिया, ये तो आपको करना ही करना था, ये तो आपका लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, आप इसको कंसिडरेशन नहीं बोल सकते। एग्जांपल देखते हैं, क्लियर होगा। ए प्रॉमिस टू पे ₹5,000 टू बी। बी कौन है? अ पुलिस ऑफिसर, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम विच बी वाज ऑलरेडी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट बाय लॉ। तो यहाँ पर ए ने प्रॉमिस किया बी को, बी कौन है? एक पुलिस ऑफिसर, उसको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ₹5,000 दूंगा, तुम मेरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर दो। तो यहाँ पर ₹5,000 जो ए ने बी को दिए हैं तो वो तो देने नहीं चाहिए, वो कंसिडरेशन तो वैलिड ही नहीं है क्योंकि बी तो ऑलरेडी बाउंड है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो बी की लीगल ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पर कल को इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है और ए मुकर भी जाता है ₹5,000 देने से, तो बी ए से ₹5,000 नहीं मांग सकता क्योंकि बी ने ए के लिए किया क्या है जो उसके बदले में उसे ₹5,000 दे। इन्वेस्टिगेशन करना तो उसकी ऑलरेडी लीगल ड्यूटी थी, इसको तो हम कंसिडरेशन नहीं मान सकते। तो ए बी को ₹5,000 किस बात के दे? भले उसने अभी प्रॉमिस कर दिया, वो चाहे तो बाद में मुकर भी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसिडरेशन में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कंसिडरेशन क्या होता है, नेगेटिव कंसिडरेशन क्या होता है, वो हम पहले देख के आ चुके हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन में। वहां पर मैंने आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस करे थे, तो आप उसको देख के समझ सकते हो। तो ये हमारे लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन कंप्लीट हो गया। आप इसको लीगल रूल्स कहो चाहे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन कहो, एक ही बात है। तो इसके अंदर टोटल हमने 8 पॉइंट देखे। तो आपको रिकॉल करने के लिए, आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पर 8 के 8 पॉइंट लिख रखे हैं, आप देख सकते हो। Consideration must move at the desire of the promisor. Consideration may move from promisee or any other person. Consideration may be past, present, or future. Consideration must be lawful. Consideration need not be adequate. Consideration must be real, not illusory. Consideration must not be the performance of existing duties. Consideration may be either positive or negative. तो ये आपके 8 के 8 पॉइंट हो गए, essential element of a valid consideration, या फिर आप इसको कहो legal rules of consideration। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट